once again a very welcome back to my YouTube channel Business Studies with Twinkle शर्मा। So आज हम सॉल्व करेंगे हमारा सैम्पल पेपर लास्ट ईयर का बिजनेस स्टडीज का 2023-24 का। तो देखो जो ये पेपर है ना ये बहुत बड़ा है, आपको पता है कि 30 क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। सो इट्स नॉट बी इजी टू सॉल्व होल पेपर इन वन वीडियो। तो इसके दो पार्ट्स बनाएंगे, ठीक है। तो पहली चीज मैं आपको बता दूं कि जो आपका पेपर होता है ना वो सेट वाइज आता है। एज यू ऑल नो कि आपको ऊपर सेट गिवन होता है, सेट 1 2 3 4 ऐसे आते हैं। बट क्या होता है कि ये नहीं होता कि क्वेश्चंस डिफरेंट हो, ठीक है। क्वेश्चंस आपके सारे सेम होते हैं बट उनकी जो सीरीज होती है ना वो चेंज होती है। तो देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके पास केस स्टडीज आएंगी ही आएंगी। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो कि आपको क्या दे रखा है, केस स्टडी गिवन है यहाँ पे। बट आपको क्या करना है केस स्टडी में, आपको पहले केस स्टडी रीड नहीं करनी है। मैंने आपको वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है आपको केस स्टडी कैसे सॉल्व करनी होती है। डोंट रीड द केस स्टडी फर्स्ट। सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ो ना। क्वेश्चन में आपको बोला उसने आइडेंटिफाई द लीडरशिप स्टाइल ऑफ द रवि कुमार, ठीक है। उसने क्या बोला, रवि कुमार के लीडरशिप स्टाइल्स बताओ। पहले तो आपके माइंड में आना चाहिए कि लीडरशिप स्टाइल्स कौन से होते हैं, ठीक है। तो आपको पता है एक होता है ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, फ्रीरिन। 3 आपकी लीडरशिप की स्टाइल्स होती हैं। तो अब हम केस स्टडी रीड करते हैं। फॉर टेकिंग द कंपनी आउट ऑफ लॉसेस, रवि कुमार टुक ओवर एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्ट्रगलिंग वोवा वॉच कंपनी। जो रवि कुमार है उसको आपने एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर रखा वोवा वॉच कंपनी का, क्योंकि जो कंपनी थी ना वो उस टाइम पे लॉस में जा रही थी इन जनवरी 2020। एज सुन हैज ही ज्वाइंड ही ट्राइड टू फाइंड आउट द रीजन। जब उसने ज्वाइन करा तो उसने एक रीजन ढूंढने की कोशिश करी कि जो कंपनी है वो अच्छा क्यों नहीं कर रही है। ही फाउंड दैट द एम्प्लॉयज वर नॉट इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग। जो एम्प्लॉयज हैं वो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं होते। दे हैड टू जस्ट फॉलो द ऑर्डर। उनको बस क्या करना होता है, ऑर्डर फॉलो करना होता है, रिजल्टिंग इन द लो मोरल ऑफ द एम्प्लॉय। जिसका रिजल्ट क्या होता है, जो एम्प्लॉय होते हैं ना उनका जो मोरल होता है वो बिल्कुल ही डाउन जाता है। रिकॉग्नाइजिंग द नीड फॉर चेंज, जैसे उसको लगा कि भाई चेंजेस कुछ कंपनी में लाने चाहिए, रवि कुमार स्टार्टेड ऑन अ जर्नी टू ब्रिंग बैक टू द एंथुजियाज्म एंड मोटिवेशन ऑफ द एम्प्लॉयज। तो जो रवि कुमार है वो सोचता है कि भाई अपने एम्प्लॉयज को कैसे मोटिवेट किया जाए। ही इनिशिएटेड ओपन डायलॉग्स एंड एनकरेज देम टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। तो रवि कुमार क्या करता है, जो उसके एम्प्लॉयज होते हैं उसको अपने साथ ना मिला लेता है डिसीजन लेने में। टुगेदर दे डेवलप द एक्शन प्लान्स टू एड्रेस द कंपनी चैलेंज। कह रहे जो कंपनी को प्रॉब्लम आ रही है तो क्या करता है, अपने एम्प्लॉयज से डिस्कशन करता है, उनसे पूछता है सोल्यूशन लेने के लिए। एज टाइम पास, जैसे ही टाइम चलता जाता है, वोवा वॉच कंपनी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम स्ट्रगलिंग एंटरप्राइज टू प्रॉफिट मेकिंग एंटरप्राइज। मतलब कि जो कंपनी स्ट्रगल कर रही थी अब थोड़े टाइम बाद क्या होता है, प्रॉफिट अर्न कर रही है। तो आपको बताना है कि ऐसा कैसे हुआ, लीडरशिप का कौन सा स्टाइल उसने यूज करा, ठीक है। तो आपको ये तो पता है लीडरशिप के स्टाइल्स बताने हैं। आपके माइंड में पहले भी आया हुआ कि एक ऑटोक्रेटिक होता है, डेमोक्रेटिक होता है और फ्रीडम होता है। जो आपका ऑटोक्रेटिक है वो यहाँ पे क्या बोलता है आपको कि जहां पे एक लीडर होता है बस वही कमांड देता है, ठीक है। जो इनकी कंपनी लॉस बियर कर रही थी इस वजह से कर रही थी। तो अब बताना है कि लीडरशिप के स्टाइल्स बताने जिससे उसकी कंपनी ने इंप्रूव करा। अब जो बाकी की जो आपके दो लीडरशिप स्टाइल्स है उसमें क्या होता है, एक में होता है डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक में जहां पे एम्प्लॉयज की सुनी जाती है। नेक्स्ट आता है फ्री रेंज, फ्री रेंज जहां पे एम्प्लॉयज को बिल्कुल ही फ्री छोड़ दिया जाता है। अब इसने क्या बोला, उसने अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट किया कि वो भी एक्शन लेने में हेल्प करें, ठीक है, सॉल्यूशंस दे। तो ऐसा कौन सा आपका लीडरशिप का स्टाइल होता है, ठीक है। पूरी केस स्टडी बता दी, आपको लीडरशिप के बारे में भी पता था। तो अब बताओ कौन सा ऑप्शन आना चाहिए। आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो है आपका डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल क्यों आया, क्योंकि जो आपका डेमोक्रेटिक लीडरशिप है वो ये बोलता है कि जो हमारा हेड होता है, लीडर होता है, वो अपने एम्प्लॉयज को इनकरेज करता है, ठीक है, उनको भी इन्वॉल्व करता है डिसीजन लेने में, जिससे क्या होता है एम्प्लॉयज होते हैं उनका मोरल बढ़ता है। तो आपका आंसर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया, करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एलिमेंट ऑफ द सोशल इन्वायरमेंट। अब उन्होंने बोला सोशल इन्वायरमेंट का कौन सा एलिमेंट है, रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द वर्कफोर्स, द नेचर ऑफ रिलेशनशिप ऑफ आवर कंट्री विद द फॉरेन कंट्रीज, प्लान्ड आउटले इन द पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर। अब बताओ कौन सा होगा।
आपने इन्वायरमेंट पढ़े हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ इन्वायरमेंट होते हैं, ठीक है, सोशल इन्वायरमेंट होता है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट होता है, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट होता है। तो जो आपका सोशल इन्वायरमेंट होता है वो सोसाइटी से रिलेट करेगा। रेट ऑफ सेविंग ये आपका इकोनॉमिक से रिलेट कर रहा है। रिलेशनशिप ऑफ आवर कंट्री विद द फॉरेन ये इकोनॉमिक से रिलेट कर रहा है। प्लान आउटले पब्लिक सेक्टर ये आपका इकोनॉमिक से रिलेट कर रहा है। तो सोसाइटी से कौन सा रिलेट कर रहा है, कह रहे ये वाला, एक्सेप्शन फ्रॉम द वर्कफोर्स। तो आपका राइट आंसर हुआ ऑप्शन बी। तो हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। आपको ना दो स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है, डेलीगेशन के ऊपर गिवन है। आपको बताना है कि जो ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, स्टेटमेंट 2 ट्रू है या फर्स्ट फॉल्स है, ये दोनों ही ट्रू है, ये दोनों ही गलत है। ठीक है, तो अब हम एक बार स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट में इन्होंने क्या बोला, डेलीगेशन ऑफ entrustment of the responsibility and authority to another and the creation of accountability for the performance। स्टेटमेंट 2 बोलती है, irrespective of the extent of delegation authority the manager shall still be accountable for the same extent as before delegation। अब आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। क्या उसने जो फर्स्ट स्टेटमेंट दी कि डेलीगेशन इज द एंट्रोस्टमेंट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू अनदर, क्या जो डेलीगेशन है उसमें आप अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को देते हो सेकेंड पर्सन को, एंड द क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी फॉर द परफॉर्मेंस, जो भी उसका रिकॉर्ड होता है तो वो उसके लिए अकाउंटेबल होता है। ठीक है, स्टेटमेंट 2 आपकी क्या बोलती है, डेलीगेशन अथॉरिटी मैनेजर शेल स्टिल अकाउंटेबल, जो मैनेजर है वो भी अकाउंटेबल होता है। तो बताइए इसमें सही आंसर क्या होगा। बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। नेक्स्ट आता है आपका, डैश रेफर्स टू डूइंग द टास्क करेक्टली विद द मिनिमम कॉस्ट। कह रहे हैं कि डैश रेफर्स टू डूइंग द टास्क, कह रहे हैं ऐसा बताओ क्या है जिसकी वजह से आपका जो टास्क है वो करेक्टली भी होता है और उसमें जो आपकी कॉस्ट होती है वो मिनिमम भी आती है। आपको मैंने बता रखा है एफिशिएंटली और इफेक्टिवली में क्या डिफरेंस होता है। जहां पे कॉस्ट की बात करी ना उसने कि कम कॉस्ट आनी चाहिए, कम कॉस्ट की बात तो हम एफिशिएंसी में करते हैं, तो हमारा राइट आंसर क्या हुआ, एफिशिएंसी, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। Dovex was a large company with a re-owned name in the healthcare industry। Dovex एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका नाम आपने हेल्थ केयर इंडस्ट्री से स्टार्ट करा है, स्पेशलाइजिंग इन डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ लाइफ सेविंग medications and the medical devices with a strong reputation for the ethical practices Dovex attracts a large number of investments। उन्होंने बोला कि इतनी अच्छी कंपनी है, रेपुटेशन इतनी अच्छी है तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स को वो अट्रैक्ट कर रही है। हु हैड अ ग्रेट फेथ इन द कंपनी फ्यूचर, जिनका मतलब कंपनी के ऊपर विश्वास है। दिस अलाउड डोवेक्स टू रेज द कैपिटल इजीली, जो कंपनी है उसके लिए बहुत इजी है कैपिटल को रेज करना। व्हेनेवर एक्सपेंशन ऑफ द न्यू प्रोजेक्ट, जब भी वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहे तो वो इजीली जो उनकी फंड्स हैं उसको इजीली रेज कर सकते हैं। जिसका रिजल्ट क्या आता है, इट कुड पे द हाई डिविडेंड टू द शेयर होल्डर, जिससे क्या होता है शेयर होल्डर्स हैं उनको डिविडेंड अच्छा मिल जाता है। द फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन इज डिस्कस्ड अबव व्हिच अलाउड द डोवेक्स टू पे द हाई डिविडेंड टू द शेयर होल्डर। अब आपको बताना है कि कौन सा इन्होंने फैक्टर जो अफेक्ट कर रहा है आपका डिविडेंड डिसीजन को। ठीक है, इन्होंने दे रखा है कैश फ्लो पोजीशन, लीगल कांस्टेंट, स्टॉक मार्केट रिएक्शंस या एक्सेस टू द कैपिटल मार्केट। कौन सा आपका यहाँ पे फैक्टर अफेक्ट करेगा डिविडेंड डिसीजन में, एक्सेस टू द कैपिटल मार्केट, ये आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आता है, इट इज द करियर ओरिएंटेड प्रोसेस डिजाइन टू हेल्प द एम्प्लॉय इन द प्रोग्रेस टुवर्ड द मेच्योरिटी एंड द एक्चुअलाइजेशन ऑफ देयर पोटेंशियल कैपेबिलिटी। आपको इसमें प्रोसेस आइडेंटिफाई करना है। तो बताइए ये स्टाफिंग का है, डेवलपमेंट का है, सिलेक्शन का है या फिर ट्रेनिंग का है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा डेवलपमेंट, करेक्ट। नेक्स्ट पे आते हैं, एसके बिल्डर्स बिकम द मार्केट लीडर इन द डिजाइनर हाउस सेगमेंट एज इट वाज द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज द नीड ऑफ द यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कह रहे हैं एसके बिल्डर्स है वो मार्केट का लीडर है जो आपका ये हाउस डिजाइनिंग होता है उसमें। इट वाज द फर्स्ट, वो फेरी जो फर्स्ट है वो सबसे पहले है, ठीक है, जिसने रिकॉग्नाइज करा एआई को इन डिजाइनिंग द हाउसेस एंड चेंजिंग एनवायरनमेंट। जैसे एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है
रहा है, टेक्नोलॉजी में चेंज हो रहा है, तो ही वाज द वन जिसको इसके बारे में पता था। तो आपको यहाँ पे हाईलाइट करना है बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस। आपको याद है आपने पढ़ा था इसमें कि आपको बिजनेस एनवायरनमेंट क्या करता है, हेल्प करता है कि थ्रेड्स ढूंढने में, वार्निंग ढूंढने में, प्लस आपको क्या करता है, एक नई अपॉर्चुनिटी ढूंढने में भी हेल्प करता है। कहते हैं ना जो सबसे पहले अपॉर्चुनिटी ढूंढता है वही किंग होता है, जहां पे मैं आपको एयरटेल का एग्जांपल देती थी। ठीक है, तो उसने भी यही करा। जो एसके बिल्डर है वो इतना राइज क्यों हुआ, क्योंकि वही एक फर्स्ट पर्सन था जिसने इस एनवायरनमेंट में जो चेंज आ रहा था उसको रिकॉग्नाइज करा और उसको एक्सेप्ट करा। तो अब इन 4 में से आपको कौन सा लगता है बिजनेस एनवायरनमेंट की कौन सी इंप्रूवमेंट है, सॉरी इंपॉर्टेंस है? इट हेल्प्स इन टैपिंग द यूजफुल रिसोर्सेज, रिसोर्सेज की तो बात ही नहीं करी हमने। हेल्प इन इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस इंप्रूव कर रही है, नहीं। ठीक है, थ्रेड्स की बात करी हमने, नहीं। हमने किस चीज की बात करी, आइडेंटिफाइंग द अपॉर्चुनिटी, जो सबसे पहले अपॉर्चुनिटी ढूंढेगा उसको सबसे पहले एडवांटेज मिलेगा। नेक्स्ट आता है इन द डैश मार्केट, वो कौन सी मार्केट है जहां पे प्राइजेस आर डिटरमाइंड एंड डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। कह रहे वो कौन सी मार्केट है जहां पे प्राइस डिटरमाइन करे जाते हैं और जो प्राइस होता है, ठीक है, वो कंपनी ही हमारी डिसाइड करती है। अब बताइए वो कौन सी होती है? देखो प्राइमरी मार्केट होती है, सबसे पहले मार्केट होती है जो डिसाइड करती है प्राइस को। ठीक है, यहीं से वैसे आपको आंसर पता चल गया। सेकेंडरी मार्केट का क्या होती है, जहां पे आपके शेयर्स एक्सचेंज होते हैं, रिपीट होते हैं बार बार। ठीक है, मनी मार्केट होती है जो मनी से रिलेट करती है, बट हम लोग क्या बात कर रहे हैं, प्राइस की बात कर रहे हैं, मार्केट की बात कर रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या हुआ, प्राइमरी मार्केट। द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द फंड्स रिक्वायरमेंट, ठीक है, प्रोसेस बताना है हमें एस्टिमेटिंग द फंड रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस एंड स्पेसिफाइंग द सोर्स ऑफ फंड्स इज कॉल्ड। कह रहे प्रोसेस, फंड्स जब हमें जरूरत होती है, हम देखते हैं, सोर्स ढूंढते हैं, तो आपको बताना है वो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, फाइनेंशियल प्लानिंग होती है, कैपिटल बजटिंग होती है, या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है। उन्होंने क्या बोला, प्रोसेस है हमारा एस्टिमेटिंग द फंड रिक्वायरमेंट, देखना कि हमें कितना पैसा चाहिए और स्पेसिफाई करना फंड्स के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर क्या निकला, फाइनेंशियल प्लानिंग। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आ जाता है फिर स्टेटमेंट का। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, अ फाइनेंशियल मार्केट फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ सेविंग फ्रॉम सेवर्स टू इन्वेस्टर्स। फाइनेंशियल मार्केट एक वो मार्केट होती है जहां पे जो एक सेवर होता है ना, जो अपनी सेविंग रखता है, उसको एज अ इन्वेस्टमेंट काम करती है। ठीक है, मतलब जो सेवर है वो इन्वेस्टर में कन्वर्ट हो जाता है। पहली स्टेटमेंट है वो, ठीक है। ठीक है, जो नेक्स्ट स्टेटमेंट दे रखी है, इट गिव्स सेवर्स द चॉइस टू ऑफ डिफरेंट इन्वेस्टमेंट एंड हेल्प्स टू चैनलाइज द सरप्लस फंड्स। अब कह रहे जो सेवर होता है उसके पास चॉइस होती है कि वो इन्वेस्ट करे, चैनलाइज करे, अपने फंड्स को बढ़ाए। तो अब बताना है कि जो आपको स्टेटमेंट ऊपर दी गई है, क्या वो दोनों सही है या वो दोनों गलत है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है, या फिर सेकंड ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, या दोनों ही ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी, फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है, जहां पे जो सेवर होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, इन्वेस्टर में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि वो अपनी मनी को क्या करता है, इन्वेस्ट करता है। सही बात है। अब दूसरा बोल रहे हो, जो इन्वेस्टर होता है उसके पास चांस भी होता है कि वो किसी ऐसी जगह पैसा लगाए जहां से उसको बेनिफिट्स हो। ठीक है, दोनों बातें सही बोल रहे हैं ना वो, इसमें उसने कुछ गलत तो बोला नहीं, तो इट मीन्स बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। नेक्स्ट आता है, अब आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट है इनकरेक्ट है, किस बारे में, अबाउट द फंक्शन ऑफ द एक्सचेंज मार्केट। अब एक्सचेंज मार्केट की बात कर रहे हैं कि कौन सी स्टेटमेंट हमारी गलत है। आपको फर्स्ट स्टेटमेंट दी, प्रोवाइड द लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू द न्यू सिक्योरिटीज। क्या आपको इसने लिक्विडिटी और मार्केटेबिलिटी की बात करी न्यू सिक्योरिटीज की। एंश्योर द सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन, क्या ये आपको इंश्योर करती है, सेफ रखती है आपकी ट्रांजेक्शन को। कॉन्ट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करती है। आपको स्कोप प्रोवाइड करती है, देखो सेफ्टी भी प्रोवाइड करती है, जो हमारी स्टॉक एक्सचेंज है, इकोनॉमी में भी हेल्प करती है, स्कोप भी है। तो इसमें आपकी गलत स्टेटमेंट कौन सी है, प्रोवाइड लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू द न्यू सिक्योरिटीज। तो आपका आंसर ए हुआ करेक्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग आपके 12th क्वेश्चन पे। ठीक है, 12th भी आपका एमसीक्यू है। एमसीक्यू में उसने क्या बोला, ऑनलाइन रिटेलर Bizen has grown to be the biggest provider worldwide in the field of e-commerce. Its revenue are growing steadily years after year. मतलब उसका जो प्रॉफिट था वो भाई सब बढ़ता ही जा रहा था। It owes its success to the rapid rate of the digitization and its organization structure.
बिजनेस मैनेजिंग डायरेक्टर मोहित मेक द स्ट्रेटेजिक डिसीजन, जो उसका डायरेक्टर था वो बहुत ही स्ट्रेटेजी यूज करके डिसीजन लेता था, एंड हैज कंट्रोल ओवर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, और पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे उसका कंट्रोल था. In business, job for the similar nature are grouped together in the HR department, marketing department, purchase department, research department. These departments are further divided into sections. कह रहे जो ये departments है इनके further इन्होंने क्या करा, department बना दिए. ठीक है. एंड ऑल द डिपार्टमेंट हेड रिपोर्ट टू द मोहित, और जितने भी हेड थे वो मोहित को रिपोर्ट करते थे. हु इज द कोऑर्डिनेटिंग हेड, जो कौन था, कोऑर्डिनेटर बोलो या फिर कोऑर्डिनेटिंग हेड था. दिस इंश्योर्स एफिशिएंसी इन द यूटिलाइजेशन ऑफ द मैन पावर एंड मिनिमाइज द डुप्लीकेशन ऑफ वर्क. जिससे क्या होता है, आपका जो काम होता है ना वो डुप्लीकेट नहीं होता. ठीक है. अब इसने क्वेश्चन पूछा कि आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का टाइप बताओ. आपको पता है पहली चीज की दो टाइप के होते हैं, एक फंक्शनल होता है आपका, एक डिविजनल स्ट्रक्चर होता है. करेक्ट. अब इन्होंने बोला एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी होता है. हाँ होता है, एक फॉर्मल होता है, एक इनफॉर्मल होता है. फॉर्मल वो होता है जहां पे फॉर्मली ग्रुप बनाते हैं, और इनफॉर्मल होता है जहां पे डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोग भी इंक्लूड होते हैं. बट यहाँ पे जो वो डिपार्टमेंट्स की बार बार आपसे बात कर रहा है कि भाई उसने डिपार्टमेंट बनाए, तो डिपार्टमेंट किस में बनते हैं आपके, डिविजनल और फंक्शनल दोनों में. तो इट मींस आपका राइट आंसर कौन सा हुआ, बोथ बी एंड सी. नेक्स्ट आते हैं मैच द फॉलोइंग टर्म. अब आपको मैच करने हैं. देखो प्लेसमेंट, रिक्रूटमेंट, ओरिएंटेशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल. पहले इसका मीनिंग पता होना चाहिए आपको क्या होता है. ठीक है. अब रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, अब इनको ही आपको मैच करना है. ठीक है. अब इन्होंने बोला प्लेसमेंट, इंट्रोड्यूसिंग द सेलेक्टेड एम्प्लॉय टू द अदर एम्प्लॉय. ठीक है. इन्होंने पहला एक ऑप्शन दिया, इंट्रोड्यूस करते हैं. ठीक है. जो एम्प्लॉय सिलेक्ट हो जाते हैं ना उसको फेमिलियराइज करवाते हैं दूसरे लोगों से. तो अब ये वाला काम हमारे किस में होता था, बताओ. जो हमारा ये काम है ये हमारा किस में होता था, बताइए. आपने ओरिएंटेशन में, आपको याद है आपने क्या पढ़ा था, ओरिएंटेशन में क्या बोलते हैं, जो हमारे सिलेक्टिव एम्प्लॉयज होते हैं उनको हम फैमिलियर करवाते हैं. इट मींस हमारा 3 का क्या हो गया, 1 हो गया. ठीक है. इट रेफर्स टू द एम्प्लॉय ऑक्यूपाइंग द पोजीशन पोस्ट ऑफ विच ही शी हैज बीन सिलेक्टेड. अब नेक्स्ट में आप बोल रहे हो कि मतलब इसका मतलब ये होता है एम्प्लॉय को सही पोजीशन पे हम लोग रखते हैं जिस पे हमने उसको सिलेक्ट कर रखा होता है. ठीक है. तो अब ये बताइए कि ऐसे कौन सा होता है जहां पे हम एम्प्लॉय को, जो पोजीशन हमारी वेकेंट होती है वहां पे हम अपने एम्प्लॉय को रखते हैं. ठीक है. उस पोजीशन उसको देते हैं, उसका मतलब क्या होता है आपका, प्लेसमेंट होता है. इसका मतलब फर्स्ट का आपका क्या हुआ, सेकंड हो गया. ठीक है. और आपका जो ये इंट्रोडक्शन वाला था ये आपका 3 हो गया. ठीक है. अब देखो, अब यहाँ पे ऑप्शन भी साथ साथ सेलेक्ट करते जाओ. फर्स्ट का सेकंड, फर्स्ट का फर्स्ट, मतलब ऑप्शन ए आपका नहीं हुआ. ठीक है. नेक्स्ट आपको बी दे रखा है, फर्स्ट का सेकंड, देखो ये मैच कर रहा है थोड़ा. इन्होंने बोला रिक्रूटमेंट, सेकंड का आपने ढूंढा नहीं. सेकंड देखो इन्होंने क्या बोल रखा है, रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है कि सही एम्प्लॉय को ढूंढना. ठीक है. कि वो लोग ज्यादा से ज्यादा अप्लाई करे, वही होता है रिक्रूटमेंट. अब इसमें कहां पे दे रखा है, इन्होंने बोला इवैल्यूएटिंग एन एम्प्लॉय करंट और पास्ट परफॉर्मेंस. नेक्स्ट में बोल रखा है प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब. कह रहे रिक्रूटमेंट का मतलब भी क्या होता है, सही एम्प्लॉय को, मतलब ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयज जो है हमारे वो अप्लाई करें. ठीक है. यही इसका मतलब होता है. अब देखो आपको यहाँ पे कौन सा दिख रहा है, 3 1 4 2. अब यहाँ पे ढूंढिए, यहाँ पे आंसर कहाँ पे आपको निकल रहा. फर्स्ट का मैंने बोला कि हमारा सेकंड है, फर्स्ट का सेकंड हमारे पास 3 निकल के आ रहे हैं. फिर सेकंड का बोला मैंने 4 है, सेकंड का बोला 4 है. ठीक है. फिर मैंने थर्ड का बोला आपको कि फर्स्ट है, करेक्ट. फोर्थ का मैंने आपको बोला थर्ड है. इट मींस जो आपका सी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट आता है आपका प्लान. ठीक है. प्लानिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है. इन्होंने पहले क्वेश्चन ही पढ़ लेते हैं. द फीचर ऑफ द प्लानिंग रिफ्लेक्टेड इन द अबव लाइन. आपको उसने बोला कि प्लानिंग है उसके फीचर्स बताने आपको. ठीक है. प्लान्स आर रिपीटेड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ अ टाइम. जो प्लान्स है वो आपके रिपीट होते रहते हैं, कुछ टाइम तक चलते रहते हैं. मे बी मंथ्स तक चले, मे बी क्वार्टरली या फिर ईयरली चले. एट द
एंड ऑफ दैट पीरियड, पीरियड के एंड होने पे देयर इज नीड फॉर द न्यू प्लान, हमें नए प्लान की जरूरत होती है टू ड्रॉ ऑन द बेसिस ऑफ द न्यू रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू जो हमारी रिक्वायरमेंट चेंज होती है। तो हाँ ठीक है, तो अब बताइए कि प्लानिंग का कौन सा फीचर है कि प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक होती है, परवेसिव होती है, कॉन्टिन्यूस होती है या मेंटल एक्सरसाइज होती है। तो इसमें क्या आता है, जो प्लानिंग है वो आपका कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, चलती ही रहती है। इट मींस आपका जो बी है वो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है मार्केटिंग मैनेजमेंट की जो फिलॉसफी है वो आपको बोलती है विच आर अवेलेबिलिटी एंड द अफोर्डेबल एज द मीन्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव इज। बताइए, आपने जो फिलॉसफीज पढ़ी हैं तो ये कौन सा कंसेप्ट है आपका, विच यूज अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबल, ठीक है, जो अफोर्डेबल भी हो, ठीक है, वो किस में बात करते हैं हम, प्रोडक्शन कंसेप्ट में बात करते हैं आपकी, करेक्ट, मतलब ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफाइंग द टूल ऑफ प्रमोशन, कौन सा आइडेंटिफिकेशन टूल हमारा यहाँ पे यूज हो रहा है, पर्सनल सेलिंग। देखो डिस्काउंट दे रखा है, डिस्काउंट हम किस में देते हैं, आपको पता ही है, डिस्काउंट जो है हमारी कौन सी टाइप है, पर्सनल सेलिंग है, सेल्स प्रमोशन है, एडवर्टाइजिंग है, पब्लिक रिलेशन है, क्या है, सेल्स प्रमोशन है, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसी टेक्निक यूज करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए जहां से मुझे जल्दी से जल्दी प्रॉफिट हो, करेक्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं 17 पे। अब 17 केस स्टडी, ये भी हमारी असर्शन रीजन की है। रीड द केस स्टडी, इन्होंने बोला मेनी एनलाइनमेंट बिजनेस फर्म हैज सेट अप देयर ओन कंज्यूमर सर्विस एंड द ग्रेवियंस सेल। रीजन दे रखा है, जो कंज्यूमर है उसके पास राइट है कि वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है। हियर इन केस ऑफ डिससेटिस्फेक्शन, जब वो डिससेटिस्फाई होता है गुड्स और सर्विसेज से। अब आपको बताना है कि दोनों ट्रू हैं या फॉल्स हैं, ठीक है, या दोनों ट्रू हैं या दोनों फॉल्स हैं, तो आपको बताना है कौन सा आंसर है। तो देखो जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट आंसर है, करेक्ट। नेक्स्ट आपको दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का कौन सा कंपोनेंट नहीं है। आपने कंपोनेंट्स पढ़ रखे हैं, इन्वेंट्री कंट्रोल होता है, यस, ऑर्डर प्रोसेसिंग होता है, यस, ट्रांसपोर्टेशन होता है, यस, क्या स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग आपका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आता है, नो, ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हुआ, बी, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दे रखा है, केस स्टडी गिवन है, आपको क्या करना है, पहले केस स्टडी रीड करनी है या फिर क्वेश्चन रीड करना है। एज यू नो क्वेश्चन रीड करना है, उन्होंने क्या बोला, द टूल ऑफ कम्युनिकेशन यूज, आपको केस स्टडी रीड करनी है और बताना है कौन सा कम्युनिकेशन टूल यहाँ पे यूज हुआ है। बीनू हैज अ बुक स्टोर इन द सबद, जिसको आप कॉल्ड द बुकमार्क। फॉर ईयर्स द बुक स्टोर वाज डूइंग रीजनेबल well, but with the rise of the digital book and the online retailer has her sales and decline. Binu daughter who had just completed her MBA, जिसने अभी MBA कंप्लीट करी है, स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग, डिसाइड टू लॉन्च अ मार्केटिंग कैंपेन टू रिवाइव द बुक स्टोर। उसने जिसने अभी MBA करी है तो उसने सोचा कि भाई हम मार्केट में देखते हैं कि क्या चल रहा है, ठीक है। द कैंपेन ने फोकस करा जॉय ऑफ रीडिंग बुक इन द फिजिकल फॉर्म, जॉय ऑफ टर्निंग पेजेस, द वार्म एटमोस्फेयर ऑफ द बुक स्टोर। शी ऑर्गेनाइज स्टोरी राइटिंग एंड other competition every weekend. The information of these were given to the parent and children through the television, radio. Attractive prizes were offered to the winners. और इसने क्या करा, prizes भी रखे। This increased the footfall of the children, जिससे क्या हुआ कि बच्चों का आना ज्यादा हो गया, चिल्ड्रंस का आना ज्यादा हो गया। तो इन्होंने बोला कम्युनिकेशन का कौन सा टूल यहाँ पे यूज हुआ है आपका, कह रहे एडवर्टाइजिंग, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट तो नहीं होता क्योंकि आप 1 to many करते हो। सेल्स प्रमोशन, कोई प्रमोशन करी नहीं करी, उसने क्या करा, पब्लिक रिलेशन अच्छे बिल्ड करे। इट मींस आपका डी है वो आपका करेक्ट आंसर है, करेक्ट। लास्ट केस स्टडी आती है MCQs की आपकी, जहां पे हमने आपको बोला कि पहले क्वेश्चन रीड करते हैं भाई, ठीक है, कि हमें करना क्या, उन्होंने बोला टाइप ऑफ प्लान बताना है। अब आपने ये प्लान पढ़ रखे हैं, पॉलिसी, स्ट्रैटेजी, प्रोसीजर, ठीक है, तो केस स्टडी रीड करें सबसे पहले और उसके बाद आपको इसका आंसर ढूंढना है, ठीक है। 1 to 19 क्वेश्चंस की मैंने आपको MCQs की सॉल्यूशन दे दी है। 20th क्वेश्चन का MCQ का जो आंसर है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, तब तक आपको ये क्वेश्चन ट्राई करना है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। आपको पता है आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, सो ऑल